हाँ तो बच्चों, आज हम लोग अपने चैप्टर की आगे और बढ़ते हैं। ये जो वंशवाद और विविधता का जो ये सिद्धांत है, इसमें आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है बच्चों, तो मेंडलवाद। क्या है? मेंडलवाद। आज हम लोग जो देखने वाले हैं मेंडलवाद। तो जैसे कि ये मेंडलवाद क्या है, इसका समझ बनाने के लिए हमें सबसे पहले मेंडल का जो व्यक्तिगत परिचय है उसके बारे में जानना होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मेंडल कौन थे, कहाँ के थे, ये सब चीजें तो जानना ही पड़ेगा, तभी ना मेंडल क्या प्रयोग किए थे ये जाने। तो अगर हम लोग जो शुरुआत में अगर बोले कि मेंडलवाद है, इस टॉपिक का अगर हम लोग समझ बनाए तो हम बोल सकते कि मेंडल जो प्रयोग किए, आज के ये प्रयोग कौन क्या कहाँ किए थे, वो जो मटर था हमारा उद्यान मटर, उस पे किए थे। तो मेंडल का जो प्रयोग था, उनके जो कार्य थे और उन कार्यों के आधार पे जो निष्कर्ष दिए, जो परिणाम दिए, जो सिद्धांत दिए, उन सभी को हम लोग एक साथ मेंडलवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलवाद। अगर बोले कि मेंडलवाद क्या है, तो मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों एवं उनके प्रयोग द्वारा प्राप्त निष्कर्षों एवं सिद्धांतों को हम मेंडलवाद कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज जो हम लोग को जानना है मेंडलवाद के तहत, इसको समझ बनाना है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो जानेंगे मेंडल का व्यक्तिगत परिचय। ठीक है, मेंडल कहाँ कौन थे। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, ये मेंडल जो थे, मेंडल साहब जो थे, तो ये एक इनका जो जन्म का बात करें तो मेंडल का जन्म जो है 1822 में हुआ था। मेंडल का जन्म कब हुआ था? आज रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। और इनकी मृत्यु जो है 1884 ईस्वी में हुई थी। मेंडल की मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, ये जो मेंडल थे, तो मेंडल थे क्या? मेंडल जो ऑस्ट्रेलिया में एक पादरी थे। मेंडल ऑस्ट्रिया का एक पादरी थे। अब बोलेंगे सर पादरी क्या होता है? जैसे हम लोग के मंदिर में क्या होता है? पुजारी होता है। ठीक उसी तरह वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो है कौन होते हैं? पादरी। यानी इस तरह से बोल सकते, जो पूजा हम लोग के यहाँ कराते हैं पंडित जी, वहाँ कौन होते हैं? पादरी होते हैं। तो ये जो पादरी थे मेंडल क्या थे? पादरी थे, और इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। अब ये देखिए, ये जो मेंडल थे, ये कौन सा कहाँ पे काम किए थे? तो इनका कार्य जो था आपका उद्यान मटर पे। मेंडल का जो कार्य था उद्यान मटर पे था। ये उद्यान मटर यानी जो बगीचा में मटर उगाया जाता है, उस मटर पे इन्होंने काम की। ध्यान रखिएगा, बोलेंगे सर मटर दो तरह का होता है। बिल्कुल होता है, एक जंगली मटर होता है। तो ये जंगली मटर पे काम नहीं किए, बल्कि ये जो है हमारे बगीचा में खेतों में उगाए जाने वाले मटर पे काम किए, जिसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है पिजम सेटिवम। पिजम सेटिवम। ठीक है, तो ये उद्यान मटर पे काम किए। ध्यान रहे, कभी कभी इसका जो वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में पूछ देते हैं, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये बात उठता है कि कब किए थे। देखिए, जन्म हुआ था 1822 में, लेकिन ये जो है मेंडल साहब जो थे, उद्यान मटर पर काम जो है 1856 में शुरू किए। कब शुरू किए थे? 1856 में। तो ये 1856 में शुरू किए, और ये 1863 ईस्वी तक ले जो ये उस पे काम किए। जो मटर था इस पे जो है ये 1856 से 1863 तक काम किए, यानी बोले तो 7 साल, यानी 7 ईयर्स जो है इस पे काम किए। और उसके बाद जब काम किए तो उन कामों के आधार पे जो उनको अनुभव आए, जो जानकारी आए, तो उन कामों का जो अनुभव था, जो निष्कर्ष था, जो परिणाम, यानी बोले तो रिजल्ट, उस कामों का रिजल्ट उन्होंने कब दिए? तो 1865 में। मेंडल अपने कामों का रिजल्ट 1865 ईस्वी में दिए। यानी उस समय जब दिए, तब प्रश्न उठता है कहाँ दिए? ये जो अपना काम था, रिजल्ट था, इसको कहाँ जो है ये प्रकाशित किए? तो एक बुक, मतलब बोल सकते पत्रिका, बुक तो नहीं बोल सकते, एक पत्रिका आता है जहाँ रिसर्च पत्रिका बोल सकते हैं। वो रिसर्च पत्रिका का नाम था नेचर फॉर स्टैंडर्ड वेरिएंट। ये पत्रिका में क्या किया इन्होंने? अपने सभी निष्कर्षों को, सभी परिणामों को प्रकाशित किया, यानी पब्लिश कर दिए। बोल सकते हैं कि पब्लिश कर दिए। लेकिन अब जरा सोचिए, देखिए काम करना शुरू किया जन्म हुआ उनका 1822 में, काम शुरू किया 1856 में, काम चला 1863 तक, और रिजल्ट यानी परिणाम को प्रकाशित कब किया? 1865 में। और जब प्रकाशित कर दिए, तो ये प्रकाशित होने के बाद
दुख की बात यह है कि उनकी मृत्यु कब हुई? 1884 में उनकी मृत्यु तक, यानी जब तक वो जीवित थे इनको कोई नहीं जानते थे, मेंडल को कोई पहचानते नहीं थे, मेंडल का कोई वैज्ञानिक पहचान नहीं था, यानी बस इस जो पत्रिका था उसमें प्रकाशित हुआ था, लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं थे कि जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब पहचानने के लिए नहीं तैयार थे तो फिर इनका पहचान कैसे हुआ, कौन किए? तो देखिए इनके मृत्यु का जो, अब एक मिनट थोड़ा सा हम लोग पहले इधर चल जाते हैं, इनका मृत्यु कैसे हुआ, क्यों हुआ तो थोड़ा सा जान लीजिए। 1884 में इनका मृत्यु हुआ और इनका मृत्यु जो होने का कारण था एक रोग था। वो रोग हम लोग का इधर क्या होता है, किडनी, जिसको ब्रिक बोलते हैं, तो ब्रिक रोग से ग्रसित थे। उस रोग का नाम था ब्राइट डिसीज, ब्राइट डिसीज, यानी ये जो हमारे मेंडल थे उनको ब्राइट डिसीज थे, जो कि किडनी इन्फेक्शन था, किडनी से संबंधित बीमारी था। इस बीमारी के कारण ही 1884 में उनका मृत्यु हो गया। अब जब उनकी मृत्यु हो गए तो उनके मृत्यु का, देखिए ये जरूर आज रखिएगा, मृत्यु का डेट एकदम इम्पोर्टेंट, उनके मृत्यु का 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद, यानी 1884 में 16 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाता है? 1900 हो जाता है। तो 1900 में जाके इनके बातों को जो है माना गया। अब बोलेंगे कि माना गया तो कैसे माना गया? कोई तो होगा जिसको जो देखे होंगे इनके बात की जो लिख के गए ये सत्य है, इनका जो बात है लिखा हुआ वो सत्य है। तो वे कैसे माने गए? तो ये 3 वैज्ञानिक, 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक ने पुनः खोज किया, यानी ये लोग अपना अपना खोज किए और उस खोज को जब किए तो उन्होंने देखा कि इस बात को हमसे पहले ही मेंडल जो है बोल चुका है, जो हम बोल रहे हैं ना बात, इस बात को मेंडल हमसे पहले बोल चुका है, पहले जो है दिखा चुका है और सिद्ध करके चुका है। तो यानी हम बोले कि 1900 में 3 वैज्ञानिक, कितने वैज्ञानिक? 3 वैज्ञानिकों का समूह ने मेंडल बात, यानी मेंडल का जो सिद्धांत था, जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले, उसके निष्कर्ष को पुनः खोजा। अब वे 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे जरा जानते हैं। तो पहला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था कार्ल्स कोरेनस, जो जर्मनी के थे। अब बोलेंगे ये जब प्रयोग किए, ये जब पुनः खोजे, ये कौन से पौधे पे कार्य किए? तो ये मक्का पे किए थे, याद रखिएगा, यानी मक्का पे प्रयोग किए। और इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष बिल्कुल किसके जैसा मैच कर रहा था? मेंडल का निष्कर्ष के जैसा ही। तो इस तरह से कार्ल्स कोरेनस जो प्रयोग किए मक्का पे और जो निष्कर्ष निकाले वो मैच कर गया किससे? मेंडल से। फिर एक और वैज्ञानिक था ह्यूगो डी ब्रिस, जो हॉलैंड के थे, जो कहाँ के थे? हॉलैंड के। इन्होंने प्रिमरोज, एक पादप होता है प्रिमरोज पौधा, उस पे प्रयोग किए और इस पौधे पे प्रयोग करके इन्होंने भी सेम निष्कर्ष निकाला, यानी इनका निष्कर्ष और इनका निष्कर्ष दोनों मैच किया और इन दोनों का निष्कर्ष फिर किससे मैच कर जाता था? हमारा मेंडल से। फिर एक और वैज्ञानिक थे एरिक बॉन टेसरमार्क, जो कि आपका ऑस्ट्रिया का ही थे, जहां तक हमारे मेंडल थे वहीं के ये थे हमारे एरिक बॉन टेसरमार्क। तो ये एरिक बॉन टेसरमार्क कोई स्पेसिफिक पौधे पे प्रयोग नहीं किए, बल्कि ये कई पौधे पे प्रयोग किए और इन्होंने भी वही निष्कर्ष निकाले जो हमारे मेंडल निकाले थे। यानी बोले तो इस 16 साल बाद ये 3 वैज्ञानिकों का टीम, ये 3 वैज्ञानिक मिलके मेंडल की बातों को सही साबित कर दिया। ये अलग अलग पौधे पे काम किए, कोई मक्का पे, कोई प्रिमरोज पे और एक तो बहुत सारे पौधे पे काम किए और फाइनली ये सभी जो है मेंडल का जो मटर के पौधा पे किया गया प्रयोग था उससे बिल्कुल मैच कर गया। यानी बोले तो इसका सिद्धांत भी जो है इससे मैच हो गया और तब जाके दुनिया को पता चला कि मेंडल नामक कोई वैज्ञानिक था जो इस तरह का सिद्धांत को दे के गया। अब प्रश्न उठता है हमारे पास, आपके पास, हम सभी के पास, कि 16 वर्ष तक, मरने के 16 वर्ष के बाद, और यहाँ देखिए 1865 में रिजल्ट प्रकाशित किए और 1884 में इसकी मृत्यु हो गई, तो इस बीच में किसी का ध्यान क्यों नहीं गए? लोग उसकी ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे थे? यानी उसमें क्या असफलता थे, क्या कमियां थे जिसके वजह से लोग उनकी ओर आकर्षित नहीं हुए, एट्रैक्ट नहीं हुए और उनकी सफलता को उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए? तो मेंडेल का कुछ वो सफलता का कारण है
यानी लोगों तक उस समय क्यों नहीं पहुंच पाए, इसको हम लोग जानते हैं। यानी मेंडल की असफलता का जो है हम लोग कारण जानते हैं। तो देखिए मेंडल की असफलता का कारण जो सबसे पहले आता है, अब जरा बताइए उन्होंने रिजल्ट कब दिए थे? 1865 में, 1865 में। अब जरा सोचिए हम आज आप आज हैं, तो जरा सोचिए आज के युग में फेसबुक, व्हाट्सएप, ये टेक्नोलॉजी यानी कहें तो दूर संचार काफी प्रचलन में, जिसके माध्यम से कुछ भी थोड़ा सा भी दुनिया में हलचल होता है तो सभी तक पहुंच जाता है। लेकिन 1865 में क्या उतना प्रचलन था? यहाँ तक कि न्यूज़पेपर जो मतलब पत्रिका भी बनती थी, क्या दूर दूर तक कम्युनिकेट कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। जिसकी वजह यानी पहला कारण क्या था? दूर संचार के माध्यम का कम होना, ज्यादा विस्तार नहीं होना, दूर संचार के माध्यम का कम होना। और दूसरा अगर बात करें तो क्यों, अगर एक कारण तो हम लोग को मिल गया कि उस समय ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जो है साधन नहीं थे। और दूसरा बात है कि जिस समय इन्होंने अपना सिद्धांत को दिए, उस समय ज्यादातर जो वैज्ञानिक था वो डार्विन के तरफ देख रहे थे। किसके तरफ देख रहे थे? डार्विन के तरफ। यानी कुल का ध्यान कौन खींच के रखा था? डार्विन, जो हमारे प्राकृतिक चयन का जो नियम दिए, विकासवाद का सिद्धांत दिए। टोटल जो जंतु वैज्ञानिक थे, जीव जगत के जो वैज्ञानिक थे, सब देख रहे थे किसी को, तो देख रहे थे डार्विन को। तो इसके वजह से जो कि प्राकृतिक चयन का नियम दिए, इसके वजह से और बाकी सब वैज्ञानिक किसी का ध्यान मेंडल की ओर पड़ा ही नहीं था। तो एक ये भी कारण रहा कि असफलता का कि सभी वैज्ञानिक दूसरे काम में जुटे थे, डार्विन के सिद्धांत को देख रहे थे, मेंडल के सिद्धांत की ओर कोई किसी का ध्यान गया नहीं। ठीक है। और तीसरा कारण क्या था? मेंडल जो अपना प्रयोग किया मटर के पौधा पे, ब्यान मटर पे, तो उनके जो निष्कर्ष आया, रिजल्ट जो आया, वो ज्यादातर गणित के प्रयोग पर आधारित था। जैसे कि उन्होंने मान लिया 320 बीज लिया प्रथम पीढ़ी में, फिर 160 हुआ, 170, यानी कहने का मतलब उन्होंने बड़ा मैथ का जो है बहुत इसमें ऐड कर लिया। और पुराने समय में जो जंतु वैज्ञानिक थे वे गणित को इसमें नहीं देखते थे, यानी ये जो जंतु जगत होता था इसमें गणित को नहीं मान के चलते थे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं गणित का प्रयोग करने की वजह से भी लोगों का ध्यान उनके तरफ नहीं गया कि यार गणित कहाँ से आ जाएगा ये जंतु विज्ञान में, जिसके वजह से भी लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन बाद में चला कि गणित का भी रोल होता है। जैसे देखिए जिन पररूप अनुपात नाम सुने, लक्षण पररूप अनुपात, ये जो अनुपात आ रहे हैं तो कहाँ से? ये गणित से है ना। तो ये गणित को प्रयोग में ले लिए थे हमारे जो मेंडल थे। तो कहने का मतलब इसके वजह से भी लोगों का ध्यान उनके ओर नहीं गया। एक और जो सबसे बड़ा कारण इनका असफलता का रहा, ये कुछ चीजें थी जिनको बता नहीं पा रहे थे। आज कीजिए, हम लोग पिछले वीडियो में कारक का मतलब समझ रहे थे ना। कारक क्या था? जो हमारे बोले थे कि हम लोग का लक्षण हमारे जो संतान होते उसमें चले जाते, यानी वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते। तो वह जो है बात कौन बताया था? सबसे पहले मेंडल ही बताया। तो मेंडल से जब पूछा गया था कि कौन जो है लक्षण को ले जाते, तो बोले कुछ रसायन ले जाते, जिसका नाम उन्होंने क्या रखे थे? कारक। क्या रखे थे? कारक। तो अब उनसे पूछा गया ये कारक कहाँ मिलते, कैसे होते? तो ये सभी जवाबों को दे नहीं पाए थे, यानी कारक को उन्होंने विस्तार से समझा नहीं पाए, जिसका परिणाम हुआ कि उनकी जो है असफलता हम दिखने को इतने टाइम मिला, बीच में लोग उनकी ओर आकर्षित नहीं हो पाए। तो देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान रखिए, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल का सफलता का क्या वजह रहा, क्या कारण है, मेंडल की सफलता का क्या कारण रहा, तो ये क्वेश्चन बार बार ये सब बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम जितना भी चीजें बताते हैं आपका एनसीईआरटी से होते हैं रिलेटेड, पर कहीं ना कहीं हमारा ध्यान होता है कि बोर्ड में आप अच्छे स्कोर कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। और साथ में ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, पर ध्यान रखिएगा पढ़ने वाला का जिंदगी में ना तो कभी छुट्टी हुआ है और ना ही छुट्टी होगा। उनके लिए हमेशा बुक में ही लॉक होना पड़ेगा, तभी उनका फ्यूचर भी क्या होगा? लॉक हो जाएगा बुक की वजह से। ठीक है, तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब
मेंडल ने क्या क्या ऐसा किया कि कम से कम 16 साल बाद तो उनकी सफलता लोगों के पास पहुंच पाए, यानी उनकी मृत्यु के बाद ही सही, लेकिन लोग उनकी सफलता को जाने समझने लगे। तो हम लोग अब आएंगे मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण को जानेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे सफलता की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग मेंडल की सफलता के कारण को देखेंगे। अभी हम लोग मेंडल की सफलता के कारण देखें। अब क्या वजह रहा कि 16 साल उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उनको सफल घोषित किए और आज हम लोग पढ़ भी रहे हैं, यानी मेंडल की सफलता का क्या राज रहा, क्या कारण रहा, हम लोग अब उसका समझ बनाते हैं। तो देखिए इनका जो सबसे पहला राज है सफलता का, अगर बोले ना तो इनकी सफलता से हम लोग खुद की सफलता भी तय कर सकते समझने के बाद। देखिए इन्होंने प्रयोग में जो जनक का चयन किया, यानी जो जनक चुना, जनक मतलब समझते हैं, जो मतलब मेन, जैसे मेन क्या चुना, मटर चुना, जो पिता संतति, जनक संतति समझते हैं। तो जो जनक का चयन किया, जनक जो था वो शुद्ध था। शुद्ध मतलब समझ में आ रहा है, जैसे शुद्ध लंबाई वाला। आज की ये मान लिया जाए हम टी लिखे या एक स्मॉल टी लिखे, तो ये मान लिया जाए नर है आपका। कौन है नर का संकेत, तो आप लोग जानते हैं इस तरह का नर का संकेत, और मादा का क्या कैसे देते थे हम लोग, यानी ऐसे करके इसे नीचे दे देते थे। तो ये शुद्ध हमारा नर है और ये शुद्ध हमारा मादा है। अब कैपिटल टी किसको दिखाता है, शुद्ध लंबाई को दिखाता है, लंबा है, शुद्ध लंबा है। और ये शुद्ध क्या है, बौना है। तो यहाँ गौर से दिखा, ये टी मतलब शुद्ध लंबा है, और ये स्मॉल टी मतलब शुद्ध बौना। ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है। तो वही बोले कि इन्होंने अपने प्रयोग में जो जनक का चयन किया वो शुद्ध था। कैसा था, शुद्ध था। या तो लंबा है तो शुद्ध लंबा, बौना है तो शुद्ध बौना। और फिर विपरीत लक्षण वाले पर गौर की। देखिए एक तरफ लंबा लिए तो एक तरफ बौना लिए, तो यानी ये शुद्ध लिए और विपरीत लक्षण वाले पे जोड़ दिए। ये जो अपना प्रयोग किए थे उसमें जनक का चयन, यानी वो अपना जनक का चयन करते वक्त ही बहुत सोच समझ के किए थे कि हम जो है शुद्ध लंबा लेंगे और विपरीत लेंगे, शुद्ध बौना शुद्ध लंबा लेंगे, लेकिन एक दूसरे के विपरीत, यानी जो भी लेंगे। अब जरा सोचिए, यही ले लेते किसको, लंबा और बौना दोनों वाला। तो अब इसमें क्या शुद्ध है, ये तो अशुद्ध है। लंबा प्रभावी है पर इसके साथ क्या है, अशुद्ध भी है, मतलब बौनापन भी है गुण, तो ये अशुद्ध हो गया हमारा। तो ये जब भी यूज किए थे तो शुद्ध वाला लिए। तो यहाँ पे पहला बात हो गया सफलता का कारण कि उन्होंने जनक का जो चयन किया वो शुद्ध और विपरीत लक्षण वाले का प्रयोग किया। और दूसरी बात है कि अपने प्रयोग में केवल 1 से 2 लक्षणों की ही वंशागति देखी, यानी एक बार में, एक टाइम में, एक प्रयोग में उन्होंने ज्यादा लक्षण देखने की कोशिश नहीं की, बस 1 से 2 लक्षण। जैसे शुरुआती में देखा तो उन्होंने लंबा और बौना पे गौर किया, पहले स्टेप में जो फोकस किया तो लंबाई और बौना पे फोकस किया। फिर जैसे बोलेंगे सर बहुत सारा लक्षण होता है कि, तो बिल्कुल बहुत सारा लक्षण होता है। जैसे उनकी फली का आकार, उसका बीज का आकार, बीज का रंग, तो बहुत सारा लक्षण एक बार देखने का कोशिश नहीं किए, बल्कि एक बार में उन्होंने 1 से 2 लक्षण को ही देखने का निर्णय लिया। 1 से 2 लक्षण की वंशागति ही देखे, ये भी जो उनका सफलता का एक वजह रहा। अगर वो 1 से 2 ज्यादा लक्षण देखने का कोशिश करते तो आप लोग सोच सकते हैं क्या होता, वो एक तरह से मतलब रिजल्ट सही ढंग से नहीं निकाल पाते। इसलिए उन्होंने चयन किया और ये तय किया कि हम ज्यादा को नहीं देखेंगे, हम 1 से 2 लक्षण को एक प्रयोग में, एक स्टेप में हम 1 से 2 लक्षण देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद उनका जो सबसे, ये हर व्यक्ति का सफलता का भी राज है कि सभी प्रयोग का, यानी जितने भी प्रयोग, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, सभी एक्सपेरिमेंट से, सभी प्रयोगों से आने वाले परिणामों को, रिजल्टों को जो दिखा उसको रिकॉर्ड करते गए। रिकॉर्ड मतलब मेंटेन करते गए, अपने डायरी में लिखते गए, यानी उनका जो भी प्रयोग हुआ उसके आधार पे जितना भी रिजल्ट आए सबको नोट डाउन किए। ये उनका एक सफलता का बहुत बड़ा राज है। और अगला जो सफलता का वजह रहा कि उन्होंने चयन किसका किया, मटर का चयन किया, यानी मटर के पौधा पे ही ये प्रयोग किए, मटर पे ही चयन किया। अब बोलेंगे कि दूसरा पौधा करता तो नहीं होता है क्या, होता, पर जितना आसानी से और जितना आराम से इन्होंने मटर के पौधा पे किए उतना दूसरे पे नहीं कर पाते। अब बोलेंगे सर मटर में ऐसा क्या था जो कि इसने आसानी से कर लिया, तो देखिए मटर में तो सबसे पहला बात है ये 2 से 2.5 महीना में तैयार हो जाता है।
यानी इसकी एक पीढ़ी तैयार करने में 2 से 2.5 महीना, यानी 1 से 2 लक्षण दिखने में उनको 1 से 2 महीना, यानी सॉरी 2 से 2.5 महीना काफी है। तो ये 2 से 2.5 महीना में ये मटर को देख पा रहे थे वंशागति को। और आगे क्या हुआ इसका, इस मटर में जो परागण की क्रिया होती है सपरागण होती है। आज कीजिए सपरागण में क्या होता था, जो लक्षण पीछे पुष्पी पादप में जनन पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में, आज कीजिए तो वहां पे हम लोग क्या बताए थे कि सपरागण की क्रिया में कोई विविधता नहीं आती, जो उसके अंदर गुण है वही गुण ट्रांसफर होते, कोई ज्यादा गुण उस विविधता उसके अंदर नहीं आती। तो ये उनको फायदा हुआ कि कोई एक्स्ट्रा विविधता, कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिला। और कहीं ना कहीं बीज का आकार क्या होता है, थोड़ा अपेक्षाकृत बड़ा होता है, उस खुद से वो काउंट कर सकते थे, गिन सकते थे। अब जरा सोचिए कुछ ऐसे भी पौधे थे जिनका बीज बहुत छोटे होते, अब उनका चयन कर लेते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे मान लीजिए सरसों को ही चयन कर लेते तो क्या होता, कठिन होता। तो ओवरऑल देखें तो हम बोल सकते हैं कि मेंडल की सफलता का जो सबसे बड़ा राज रहा, ये 4 बातें रही कि पहला जो उन्होंने शुद्ध पौधा का चयन किया और विपरीत लक्षण वाले, दूसरा एक ज्यादा लक्षण को एक बार में देखने की कोशिश नहीं की, 1 से 2 लक्षण देखे और उन्होंने सभी रिजल्टों को रिकॉर्ड किए और मटर के पौधे का चयन किए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों कि मेंडल की सफलता और असफलता का उल्लेख करें, आपका बोर्ड में आता है और जब आता है तो ये दीर्घ उत्तर, ये 5 नंबर देने वाला आता है। तो उस समय आपको ये सभी बातों को लिखना होगा, ध्यान में रखना होगा। आप लोग बोले थे कि सर छोटा छोटा लिखते हैं, हमें नहीं दिखता ऐसा, तो हम अब बहुत ही साफ बड़ा बड़ा लिखने का कोशिश किए और थोड़ा लाइट प्रॉब्लम होता है तो उसको भी हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द लाइट भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो आज आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख के चीज को समझिए और उसको नोट डाउन अपने कॉपी कलम निकाल के जरूर रखिए ताकि समझ ज्यादा आएगा। अब हम लोग आगे जो देखने वाले हैं कि मेंडल ने कुल कितने लक्षण को देखे। जैसे देखिए एक बार में तो 1 से 2 लक्षण देखे, लेकिन टोटल इतना 7 साल का प्रयोग था तो 7 साल में वो कितने लक्षण देखे, तो आज रखिएगा 7 साल में 7 लक्षण देखे। अब उस 7 लक्षण को हम एक चार्ट बना के, हालांकि एनसीईआरटी में जो है आपका चार्ट बना हुआ नहीं है, एक जगह किया हुआ नहीं है, लेकिन हम एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के आधार पे हम समझने का कोशिश करेंगे आसानी से। तो इसलिए आप लोग थोड़ा अभी क्या कीजिए, अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते। तो बच्चों अब हम लोग मेंडल द्वारा देखे गए कुल 7 लक्षण को देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हम लोग अभी देख रहे थे कि मेंडल की सफलता का कारण, तो उसमें हम बोले थे कि एक बार में वो 1 से 2 लक्षण दिखते थे, तब बोले 7 लक्षण। तो ध्यान रहे कि एक एक करके उन्होंने 7 लक्षण देखे, एक बार में वो एक ही लक्षण देख रहे थे। पर ऐसा नहीं सोचिए कि सर बोले 1 से 2 लक्षण ही देखे, मतलब एक बार में वो 1 से 2 लक्षण देखे, लेकिन टोटल कुल मिला के कितना लक्षण देखे, तो 7 लक्षण देखे। अब उस 7 लक्षण क्या क्या था हम लोग उसको अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली लक्षण जो उन्होंने देखी कि पादप की लंबाई। सबसे पहला लक्षण क्या देखा, पादप की लंबाई। तब जैसे देखिए एक पादप है तो उसकी लंबाई में जो सबसे प्रभावी लक्षण क्या देखा कि पौधा लंबा, पौधा क्या था लंबा। और जो नहीं दिख रहा था उसमें क्या दिखा, बौना। लंबा को हम लोग जो कैपिटल टी से लिखते थे और बौना को स्मॉल टी से। तो यानी कहने का मतलब पहला लक्षण पौधे की लंबाई को देखे, जिसमें उन्होंने प्रभावी को लंबा कहे और अप्रभावी को बौना कहे, तो जिसमें गुणसूत्र था चौथा यानी 4 का। आगे हम बताएंगे गुणसूत्र क्या है। अब उसके बाद दूसरा लक्षण जो देखे उन्होंने पुष्प की स्थिति देखी। जिसे देखिए मान लिया जाए ये आपका बोले थे पूर्व भाग है और ये क्या है रूट सूत्र बोले थे। अब इसमें ये शाखाएं, अब आप देखेंगे शाखाएं पे 2 तरह का पुष्प मिलते हैं। एक अक्ष पे ही उसका जो है पुष्प मिल जाता है, ये अक्ष है, यहीं पे क्या मिल जाता है, पुष्प मिल जाता है यानी फूल मिल जाता है। यहाँ पे ये है, इसी पे ऐसे करके ऐसे फूल लगा हो, इस तरह से ऐसे ऐसे फूल मिल जाता है, यहाँ फूल मिल जाता है। और एक ये शीर्ष वाला भाग पे मिलता है फूल, ठीक है। तब जरा सोचिए ज्यादा प्रभावी कौन है, ज्यादा कौन है, तो अक्षीय है। तो हम बोलेंगे कि पुष्प की स्थिति में उन्होंने देखा प्रभावी क्या था, अक्षीय, मतलब ये शाखा पर ही ज्यादा पुष्प दिख रहे थे। जबकि अप्रभावी क्या था, शीर्ष, ये जो शीर्ष पर मिलने वाला फूल था बहुत कम था, यानी वो अप्रभावी था। और इसका भी गुणसूत्र था चौथा, ठीक है। गुणसूत्र पे हम विशेष बात करने वाले, चिंता करने की बात नहीं। अब उसके बाद उन्होंने क्या देखे, फली का। फली जैसे आप लोग मटर तो देख रहे थे,
देखिए मटर एक देखे होंगे आप लोग, ये मटर है आपका, तो ये फूला हुआ रहता है, ये देखिए इस तरह का फूला हुआ रहता है। और एक मटर क्या होता है आपका, इस तरह का देखे होंगे, इस तरह का आपका जो है सिकुड़ा हुआ झुड़ीदार के रूप में मटर रहती है। ये आप लोग जरूर देखे होंगे, देखे ना। तो कहने का मतलब है ये जो ज्यादातर मटर हम लोग को देखने को कैसा मिल रहा है, फूली हुई, मतलब प्रभावी कौन था, फूली हुई, और वो प्रभावी कौन मिला, सिकुड़ा हुआ। ठीक है, ध्यान दे, फली का आकार मतलब जो फल हम लोग मटर का जो जिसको छिमड़ी भी बोलते हैं देहात में, तो मटर छिमड़ी को ज्यादातर कैसा होता है, फूला हुआ प्रभावी, और वो प्रभावी जो है सिकुड़ा हुआ। अभी फूला हुआ जो था तो वही लिख दिया, प्रभावी में फली का आकार में फूली हुई और वो प्रभावी में सिकुड़ी हुई। और इसका भी गुणसूत्र था आपका, क्रोमोसोम था चौथा में। अब देखिए यहां से आप इसको क्या किया हम देख रहे हैं, एक लाइन खींच के मार के रखिए, क्यों, इस समझना आसान होगा। देखिए आप क्या क्या फली देखिए, अब फली का रंग देखिए, फली का रंग देखिए, तो रंग क्या था जरा सोचिए, जो फुला हुआ हमको मिल रहा था फली, उसका ज्यादातर का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो वही लिखे, फली का रंग प्रभावी में कौन है, हरा। और कुछ क्या मिलते हैं, झुड़ीदार वाला, जो कैसा कलर के होते, पीला, मरियल कलर के। तो ये जो पीला मिल रहे थे वो प्रभावी, और हरा मिल रहे थे प्रभावी। और इसमें गुणसूत्र चेंज हो गया है, 5वां गुणसूत्र। अब उसके बाद देखिए बीज का आकार, बीज का आकार। अब देखेंगे जो ये फूला हुआ था उसमें बीज बिल्कुल गोल गोल होगा, गोल 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 गोल। और जो झुड़ीदार था उसमें थोड़ा बीज क्या होएगा, चपटा चपटा, थोड़ा सा चपटा और छोटा छोटा आकार का। तो वही लिखे हम, बीज का आकार कैसा था, गोलाकार था, ज्यादातर बीज कैसा था, गोलाकार। और जो चपटा जैसा थोड़ा बीज होता है ना, उसको बोलते झुड़ीदार। तो यानी प्रभावी कौन हुआ, ज्यादा असरदार कौन था, तो गोलाकार, उसको प्रभावी में लिखे। और जो असरदार नहीं था, जो छिपा हुआ रह रहा था, वो कौन था, झुड़ीदार। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो थे चौथा, सॉरी 7वां थे। अब बीज का रंग, अब बीज का रंग, अब यहाँ देखिए याद कीजिए, जो मटर फूला हुआ बड़ा बड़ा था, तो उसमें मटर का जो दाना मिल रहा था उसका ठीक, जो फली का आकार था उसका ठीक उल्टा। यानी इसमें बीज मिल रहा था पीला और इसमें बीज मिल रहा है हरा। जो छोटा वाला मटर होते देखिए ना, झुड़ीदार मटर, झुड़िया मटर जिसको बोलते, वो क्या होता है, हरा हरा होता है। और जो बड़ा वाला मटर जो होते हैं, जो चाट उट खाते देखते हैं मिलता है, तो उसमें क्या होता है, पीला वाला होता है। तो फूली हुई मटर में जो है पीला मिलेगा बीज का रंग, और जो झुड़ीदार था मटर उसमें हरा मिलेगा। यानी फली का रंग से ही याद रख सकते हैं आप, बीज का रंग उसका ठीक अपोजिट होता है। अब उसके बाद इसमें जो क्रोमोसोम की बात हो रही है, इसमें एक मिल रहे थे। अब ये पुष्प का रंग, फूल का रंग, मटर देखे ना, तो बताइए मटर का फूल का रंग ज्यादा क्या होता है, प्रभावी में बैंगनी होता है। यानी ज्यादा देखने को हमको क्या मिल रहा है, बैंगनी। जबकि कहने का मतलब है जो अप्रभावी होते, जो अप्रभावी होते, कुछ मटर का देखेंगे सफेद होता है। तो यही था, प्रभावी फूल का रंग हो गया बैंगनी, अप्रभावी का हो गया सफेद, और इसका क्रोमोसोम हो गया 1। अब हम लोग क्रोमोसोम और गुणसूत्र को समझते हैं। ये लक्षण का जो है 7 लक्षण मेंडल द्वारा दिए गए, और ये मेंडल के लक्षणों को आप लोग दिमाग में सही से सेट करके रखिएगा, क्योंकि ये 7 की सहायता से ही हम लोग समझ बनाते हैं। हम लोग गुणसूत्र को पहले देख लेते हैं। जैसे आज कीजिए हम लोग अपने में देखते हैं, एक नर है, एक मादा है। इसमें कितने गुणसूत्र मिल रहे थे, हम एक नर है, तो मेरे अंदर कितना क्रोमोसोम, हम मनुष्य की पहले बात कर रहे हैं, तो 46, यानी 46 क्रोमोसोम, 23 जोड़ी। एक मादा में भी कितने मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम। अब इसका जो युग्मक है, आप कीजिए, नर युग्मक कौन थे, शुक्राणु। अब ये शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम गुणसूत्र मिलेंगे, इसका आधा, 23 मिल रहे थे। फिर इसी तरह एक मादा, तो मादा के युग्मक क्या बनते हैं, अंडाणु। इसमें कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, तो इसका भी आधा, 23। फिर दोनों में क्रॉस होता था बालक बालिका, तो क्या हो रहे थे, कितने बन रहे थे, फिर 23 23 46। ये यानी युग्मक में कितने क्रोमोसोम मिल रहे थे, 46। तो इसी तरह से, जिस तरह से हम लोग अभी देखे, हम लोग अपने में एक मानव में देखे, ठीक इसी तरह मटर में, ठीक इसी तरह मटर में जो है आपका जो एक नर मटर है, तो उसमें कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, 14। कितने मिलते हैं, 14। तो मादा में भी कितने मिलेंगे, 14। मान ले रहे उसका युग्मक है
तो उसमें कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, उसमें कितने गुणसूत्र, 7। यहाँ भी कितने मिलेंगे, 7। इसमें अब जरा सोचिए यहाँ कितना उसका युग्मक में कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे फिर 14 आ जाएगा। ये क्रिया इसमें भी होगी। लेकिन अब हम लोग बात क्या करने वाला जरा देखिए, एक क्रोमोसोम मान ले एक नर मटर का, ठीक है, एक नर मटर का क्रोमोसोम है, ये एक मादा मटर का क्रोमोसोम है। आप कीजिए इसके कोई मिलते थे जीन, यहाँ भी कौन मिलते थे, जीन। अब ये जीन जो मिल रहे, मान लिया जाए हमको इसका पहला जीन, इसका भी पहला है, तो ये पहला जीन जो है दिखा रहे किसका लक्षण का, पुष्प का रंग का, यानी एक जीन मिलके किसको दिखा रहे हैं, पुष्प का रंग का। इसी तरह अगर जीन का, जैसे ये 4 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम मिलके, 4 क्रोमोसोम मिलके हमको दिखा रहे हैं पुष्प की लंबाई को, किस पे प्रभाव दिखा रहे हैं, लंबाई को, यानी चौथा गुणसूत्र मिलके जो है लंबाई को निर्धारित कर रहे, तो हम बोलेंगे कि ये जीन जिम्मेदार होता है लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, जो भी, यानी उसका टोटल जिम्मेवार कौन है, जीन है। तो यही जीन जिसमें एक जिम्मेवार था तो हम लिखे 1, जिसमें 4 था 4, जिसमें 5 था 5, यानी ये जीन की संख्या के आधार पे, गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे ही हम यहाँ गुणसूत्र लिखेंगे, कितने गुणसूत्र जो है जी उस जीन के लिए जिम्मेवार है। तो जैसे यहाँ पे 4 गुणसूत्र जीन के लिए जिम्मेवार है लंबाई के, यहाँ भी 4 वो है, तो ये लिखे हुए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखे आप लोग का जो ये चैप्टर है वंशागति और विविधता नामक का सिद्धांत नामक जो चैप्टर है आप लोग क्लास 12 वाला, तो इसमें हम लोग अभी मेंडल के सिद्धांत को समझे। हम लोग अगले वीडियो में फिर आप लोग जरूर इसको पहले ध्यान से देखिएगा, अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और वहां पे फिर इससे और बेहतर समझ बनाएंगे। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे लाइट प्रॉब्लम, लिखावट प्रॉब्लम, दिख नहीं रहा है सर, तो उस तरह अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बाद हम उसको कोशिश करेंगे धीरे धीरे ठीक करने का। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको फिर घर में एक बार रिवीजन कीजिए तो ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि आप लोग को, हमको पता है कि आप लोग को ही बेहतर करना है और हमें विश्वास है जो भी ये मेरे वीडियो देख रहे हैं आप बेहतर नंबर लाने वाले, ये हमें पूरा विश्वास है। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।